नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें। सबसे ज्यादा जरूरी कि हम मास्क जरूर पहनें। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक तय ना कर लें कि हम बिल्कुल लोगों से अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि ये मास्क ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इस वक्त हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और इस कोरोना से खतरे के बीच ही एक बेहद अहम खबर हरियाणा के हिसार से आ रही है, जहां हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं और कमिश्नर के घेराव की कोशिश की गई। इस प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी भी शामिल हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की है। आरोप है कि 16 मई को हिसार में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसानों ने प्रदर्शन किया था और पुलिस वालों से झड़प हुई थी। कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। 350 किसानों के खिलाफ इसमें केस दर्ज किया गया। किसानों का आरोप है कि आईजी के साथ जो बैठक हुई थी, किसानों के खिलाफ केस ना दर्ज करने की बात उसमें कही गई। इसके बावजूद पुलिस ने केस दर्ज किया है। इससे गुस्साए किसानों ने आज पुलिस कमिश्नर का घेराव करने की बात कही है और मोर्चा खोल दिया है। संदीप सैनी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, कमिश्नर का घेराव की बात कही जा रही है कोरोना संकट के बीच, क्या उसको लेकर के कोई दलीलें इनके ओर से दी जा रही है कि इससे कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है? जी, साफ तौर से जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन है हिसार में जो किसानों ने आज प्रदर्शन किया है। लेकिन किसानों ने एक तर्क दिया है कि 16 तारीख को जब हिसार में मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने भी लॉकडाउन की उल्लंघना की थी। काफी लोग उनके साथ से थे और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं की गई थी। तो इसी को लेकर जब 16 तारीख को हिसार पहुंचे थे मुख्यमंत्री, उस दौरान किसानों ने प्रदर्शन किया था और उनका विरोध किया था हिसार में पहुंचने का मुख्यमंत्री का। तो उसको बीच में किसानों और पुलिस कर्मचारियों के बीच टकराव हुआ था और उस टकराव में काफी पुलिसकर्मी और किसान घायल हुए थे। और उसी 16 तारीख को शाम को हिसार के आईजी, हिसार की डीसी प्रियंका सोनी और किसानों के बीच बातचीत हुई थी। उसमें यह सहमति बनी थी कि कोई भी दोनों ही पक्षों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन प्रशासन के उसके बाद प्रशासन द्वारा 350 किसानों पर हत्या प्रयास और तोड़फोड़ का मामला दर्ज करवा दिया जाता है। तो इसी को लेकर किसानों ने एक मीटिंग कर यह फैसला लिया था कि आज 24 तारीख को हिसार में वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे और कमिश्नर का घेराव करेंगे। और आज ये तमाम किसान इकट्ठे हुए हैं और कमिश्नर का घेराव करने की भी तैयारी इनकी है। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस तोड़ते हुए इतनी बड़ी तादाद में हिदायत देने के बावजूद भीड़ जुटाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच किसानों का आंदोलन एक बार फिर सवालों के घेरे में। इस वक्त जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। हैरान करने वाली तो बात यह है कि देश के प्रमुख 12 विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई के समर्थन की बात कही है, किसानों के समर्थन में जाने का फैसला किया है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठन पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। जिन पार्टियों ने किसानों के विरोध दिवस का समर्थन किया उनमें कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना और आरजेडी समेत 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। इसमें पहले 12 मई को विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की भी उनसे मांग की थी। सभी जो दूसरी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है, पूरे देश को खुल कर आना चाहिए किसानों के साथ, क्योंकि किसानों की बात सरकार मान नहीं रही। 6 महीने होने को जा रहे हैं, 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे और 6 महीने ही नहीं, केवल सरकार के 7 साल हो जाएंगे और सरकार ने 7 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया, सभी काले ही काम किए हैं। इसीलिए काला दिवस के नाम पे इसको मनाया जा रहा है। लेकिन खबर है कि 26 मई को विरोध दिवस मनाने से पहले ही किसान नेताओं में अब मतभेद भी सामने आ गया है। कुछ दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कि फिर से बातचीत शुरू होनी चाहिए। लेकिन कमेटी में शामिल बाकी किसान नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इन नेताओं का आरोप यह है
कि इस मामले में उनसे कोई राय लिए बगैर प्रधानमंत्री को कुछ किसान नेताओं ने पत्र कैसे लिख दिया। लेकिन कई विपक्षी दलों ने किसान आंदोलनों का समर्थन किया है और 26 तारीख को जो कार्रवाई किसानों की ओर से होगी, प्रदर्शन होगा, उसका भी समर्थन किया। कांग्रेस उन्हीं में से एक। और कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने केंद्र सरकार से किसानों की समस्या जल्द हल करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 6 महीने से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसानों का जीवन अधिकार की सुरक्षा करना, स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा करना केंद्रीय सरकार की सीधी साधी जिम्मेदारी है। भाजपा केंद्रीय सरकार इधर उधर की बातें ना करके, बहानेबाजी ना करके, आरोपबाजी ना करके किसानों की समस्या को समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द जो 3 काले कानून हैं उनको वापस ले ले। और अगर कल किसान धरना दे रहे हैं तो भाजपा केंद्रीय सरकार को चाहिए कि धरना प्रोटेस्ट साइड पे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां कोरोना के केस घटे हैं। 24 घंटे में 1550 नए कोरोना के मामले आए हैं, लेकिन इसी 24 घंटे में 207 लोगों की कोरोना से दिल्ली में मौत भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि संक्रमण दर 2.5% के आसपास हो गई है। 2.52% अब ये संक्रमण दर है। यानी 100 लोगों की अगर कोरोना टेस्ट करवाई जाती है तो उसमें 2.5% ही पॉजिटिव रेट निकलकर सामने आ रहा है। दीपक रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या एक सख्ती बरती गई लॉकडाउन और इसका भी असर माना जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से, इसलिए इसका असर आगे भी दिखे, इसलिए भी सख्तियां बढ़ाई गई है? जी प्रशांत, साफ तौर पर लॉकडाउन का असर है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है दिल्ली में लॉकडाउन का। हालांकि जब पिछले इस हफ्ते की बात की जा रही थी तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कहा था कि अभी स्थिति काफी सुधर गई है, लेकिन 1 हफ्ता हम और देखते हैं कि क्या स्थिति में और ज्यादा सुधार देखने को मिलता है नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार केसेस घट रहे हैं, संक्रमण दर कम हो रही है, अब 2% के लगभग आसपास पहुंच गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस हफ्ते 1% के नीचे भी ये संक्रमण दर जा सकते हैं, जिसे बेहतर कंडीशन में हम देख सकते हैं। क्योंकि महीने भर पहले की अगर हम बात करें प्रशांत, तो उस वक्त भी संक्रमण दर करीबन 1% के आसपास थी, तो उस वक्त स्थिति काफी बेहतर मानी जा रही थी। लेकिन एक बार फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। ये संक्रमण दर 36 से 37% तक पहुंच गई थी। काफी ज्यादा मौतें भी सामने आई, लेकिन अब मामला ठीक होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द से जल्द दिल्ली का लॉकडाउन जो है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो जहां एक तरफ दिल्ली में कोरोना के केस कुछ कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान विरोध दिवस करने पर आमादा हैं और इनके विरोध दिवस के समर्थन में कांग्रेस में भी अब मतभेद सामने नजर आ रहा है। कांग्रेस के पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की है और किसानों से अपना फैसला रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों का यह विरोध प्रदर्शन कोरोना को फैलाने का और कारण बन सकता है। ऐसे में उनसे अपील की 26 मई को विरोध दिवस मनाने के फैसले को फिलहाल वो टाल दें। सरकार बड़ी चिंतित है किसानों के लिए। हम भी किसान हैं, मैं भी खुद किसान हूँ, मैं खुद आज भी खेती करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ उनका जायज़ है जो वो बोल रहे हैं, लेकिन आज ये लाइफ रहेगी तभी सब लोग हम वो आगे ज़िंदगी चलाएंगे। अगर लाइफ ना रही तो हमारा कोई देखो, अब जो यंग जनरेशन है उसमें भी काफ़ी सारी मौतें होनी शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ा एक चिंता का विषय है। तो इसलिए हमारे सीएम साहब ने तो उनको रिक्वेस्ट की है, जो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते वो तो उनकी मर्जी है। कुछ और विपक्षी दल हैं जिन्होंने भी किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया। शिवसेना उन्हीं में से एक है। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। इस समय हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 26 मई को जो किसान आंदोलन की जो पूरे उसमें 12 पार्टी सपोर्ट किए हैं, आप लोग ने भी सपोर्ट किया है? डेफिनेटली हमने सपोर्ट किया है। जो मेमोरेंडम बनाया है सब पार्टी की तरफ से, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने भी सिग्नेचर किया है। कल ही दिल्ली से मुझे वेणुगोपाल जी का फ़ोन आया था। बाद में सोनिया गांधी जी ने खुद उद्धव जी से बातचीत की है और इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी।
लेकिन जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जिस तरीके से पार्टी सपोर्ट कर रही है किसान आंदोलन को, इतने महीनों से लोग भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इन लोगों को सपोर्ट करना, भीड़ में सपोर्ट करना सही है? ये भीड़ तो जो भीड़ वहाँ बैठी है 6-7 महीने से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए। उनकी जो मांगे है उसमें से जायज़ मांगे हैं, उनके बारे में सरकार ने पॉजिटिवली विचार करना चाहिए। 6-7 महीने से किसान हजारों की संख्या में वहाँ बैठे हैं और सरकार उनकी तरफ देखने को तैयार है। उसके लिए देखो, आप किसानों से इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। लेकिन विपक्षी दलों के साथ साथ बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच कुंभ और कई राज्यों के चुनाव करवाए गए, ऐसे में किसानों के धरने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? विपक्षी दलों ने किसानों के देशव्यापी विरोध दिवस का समर्थन किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं। त्यागी जी, विपक्षी पार्टियां बार बार ये सवाल उठा रही थी कि कोरोना काल में कुंभ का आयोजन क्यों किया गया, चुनाव का आयोजन क्यों किया गया, लेकिन अब जो है किसानों के विरोध दिवस को पार्टियों ने समर्थन किया है। हम किसानों के उत्पीड़न, शोषण को लेकर के पहले से ही सवाल उठाते रहे। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल और बाद में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की समस्याओं को लेकर के निरंतर संघर्षरत रहे। किसी से छिपा नहीं है कि रूरल डिस्ट्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गांव से पलायन जारी है। लगभग 80% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। लाखों की तादाद में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। लिहाजा किसानों के द्वारा उठाए गए सवालों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 10-11 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन बेनतीजा रही। मैं सरकार से भी और किसान संगठनों से भी अपील करना चाहता हूं कि जहां वार्ता की कड़ी टूट गई थी, वहीं से पुनः वार्ता करनी चाहिए। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष के नेताओं पर किसान आंदोलन के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं को किसानों के साथ ही आंदोलन में बैठने की चुनौती भी दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी हैं। मैम, विपक्षी पार्टियों ने किसान के देशव्यापी विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है, आपकी पार्टी कैसे देख रही है, सरकार कैसे देख रही है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जितने भाई बहन, मुझे मालूम है किसान नहीं हैं, लेकिन इस देश के नागरिक हैं और उनके प्रति हम लोगों का स्नेह भी बराबर से है। इन लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा उनसे आग्रह है, क्योंकि ये सब लोग ऐसे झूठे और इस राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं कि आपके परिवारों में और आपके बीच में जान माल की क्षति होगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चा का है, विपक्षी पार्टियों ने उनको अपना समर्थन दिया। मेरा बहुत छोटा सा विनती है कि दिल्ली खुद कंटामिनेशन जोन है और दिल्ली के अंदर लोगों की बहुत संख्या में मृत्यु हो रही है और यहाँ चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। और जो लोग समर्थन दे रहे हैं ना, वो खाली कागजी समर्थन ना दें, वो उन किसानों के बीच में जाके मास्क बिना पहने वहाँ बैठे, तब मुझे समझ आएगा कि समर्थन किस बात का दिया जा रहा है। आपको ये समझना होगा कि जो मृत्यु हो रही है वो उनके परिवारों में हो रही है। ये लोग अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो नुकसान है वो बाकियों का। तो नुकसान तुम्हारा, राजनीतिक रोटियां मेरी, ये हालत है। तो ऐसे लोगों की बात में बिल्कुल ना आए। आम आदमी पार्टी ने भी संयुक्त किसान मोर्चे के विरोध दिवस मनाने के फैसले का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से किसानों से बातचीत बहाल करने और उनकी मांगे तुरंत स्वीकार करने की भी अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देश भर में एक दिन का 26 मई को प्रोटेस्ट करने का एक ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी संयुक्त किसान मोर्चा की इस अपील का पुरजोर समर्थन करते हैं और आम आदमी पार्टी इस एक दिन के नेशन वाइड प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगी।
समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। देश के हित में अभी क्या है, किसानों के हित में, किसानों के हित में है कि आप एक कानून जो आपने बनाया था वापस ले लीजिए। लगातार किसानों की मौतें हुई है धरने में, तो किसान जिनकी मौतें हो रही वो अपने ही लोग तो हैं, अपने ही तो हिंदुस्तानी हैं। कभी किसान धरना से किसानों की मौतें होती हैं, कभी कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को ये कानून तुरंत वापस ले लेना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिले। किसान लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं और वो ये बात भी कह रहे हैं कि 6 महीने पूरे होने के मौके पर वो इसे जरूर मनाएंगे। लेकिन खास बात ये कि 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने इनका समर्थन भी किया है, जहां कुछ लोग ये बार बार कह रहे हैं कि इस कोरोना काल में ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब ये किसान आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। किसानों के एक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक दिन बाद यानी कि 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया। किसानों के इस आंदोलन को 12 विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल है, जिसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जबकि कोरोना काल में किसानों के प्रदर्शन ने अब सरकारों की चिंता भी बढ़ा दी। कोरोना काल में किसानों का विरोध दिवस, 26 मई को किसानों का विरोध दिवस। किसानों का देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुनसान पड़े किसानों के टेंट भले ही अभी शांति का एहसास करवा रहे हैं, लेकिन किसानों का दावा है कि 26 मई को ये शांति लोगों की भीड़ में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि उस दिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश में विरोध दिवस मनाया जाएगा। रही किसान आंदोलन की बात और 26 तारीख की बात, पूरे देश के अंदर मजबूती से लोग, चाहे पंजाब से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे यूपी से हो और अन्य राज्यों से भी, आज 24 तारीख है और लगातार 26 तारीख तक यहाँ पर आपको पैर टेकने की जगह नहीं बचेगी। इससे पहले किसानों ने 12 मई को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से दोबारा चर्चा शुरू करने की अपील की थी, लेकिन चिट्ठी पर कोई फैसला होता उससे पहले ही किसानों ने विरोध दिवस मनाने का फैसला कर लिया, जिसके मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया, जिसे 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर किया जाएगा। एक तरफ पूरा देश कोरोना और उसके बाद ब्लैक फंगस के कोहराम से जूझ रहा है और दूसरी तरफ कई राज्यों में किसान आंदोलन के लिए एक जगह पर जुटने का दावा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस वक्त पूरा देश कोरोना काल, कोरोना संकट से जूझ रहा है, उस वक्त एक बार फिर से किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। लंबे वक्त से कई महीनों से लगातार किसान जो है यहाँ पर डटे हुए हैं अपने टेंट लगाकर, और आप देख सकते हैं ये नज़ारा अभी भी यहाँ का है। जिस तरह से सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर देश की राजधानी दिल्ली में लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जबकि सरकार कई बार ये बोल चुकी है कि कोविड में जो भीड़ है वो लगाना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। किसानों ने 26 मई को विरोध दिवस मनाने का फैसला किया तो 12 विपक्षी पार्टियों ने उनका समर्थन कर दिया। इन पार्टियों में कांग्रेस, जेडीएस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, जेएमएम, एसपी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। भीड़ तो जो भीड़ वहाँ बैठी है 6-7 महीने से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं उसमें से जायज़ मांगे हैं, उनके बारे में सरकार ने पॉजिटिवली विचार करना चाहिए। 6-7 महीने से किसान हजारों की संख्या में वहाँ बैठे और सरकार उनकी तरफ देखने को तैयार है। फार्मर्स लॉ के बारे में किसानों की जो बातें हैं उसको हमारी पार्टी नैतिक सपोर्ट दे सकती है ना, कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ये कहने में किसका डर है? किसानों के विरोध दिवस के ऐलान ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की चिंता बढ़ा दी और विरोध दिवस की वजह से कोरोना के फैलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने किसानों से अपना प्रदर्शन रद्द करने की अपील कर दी। लेकिन इस चिंता से परे किसान विरोध प्रदर्शन के अपने फैसले पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। माना था, आपने वादा किया था भी हम जो किसानों के ऊपर केस डाले गए हैं वापस लेंगे, और जो अधिकारी हैं
उनके खिलाफ उचित जो कार्रवाई होगी की जाएंगे। तो आप अब वादा से भाग रहे हैं, और अगर लोकतांत्रिक तरीके में लोग विरोध करना चाहते हैं और उस आवाज़ को भी कुचलना चाहते हैं, कुछ भी, हरियाणा सरकार को, खट्टर जी को वार्निंग है, कुछ भी ऐसा करा तो देखिएगा इसके रिजल्ट बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। किसान मजदूर आपको माफ नहीं करेंगे। किसानों के विरोध दिवस मनाने के ऐलान के साथ विरोधी पार्टियों को सियासत का मौका भी मिल गया। एनसीपी ने किसानों के मुद्दे को कोरोना से जंग के बराबर बता दिया, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को धरना स्थल पर ही वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की सलाह दे दी। विरोधी पक्ष के जिम्मेदार नेताओं को इस बात का अंदाज़ा और एहसास है कि हमें कुंभ मेले की तरह या हमें चुनावी प्रचार के समय भीड़ इकट्ठा करने वाली जो गतिविधियां थी उनसे कोविड-19 फैला होगा। इसका ख्याल रखते हुए इस सिट-इन के दौरान किसानों से ये अपील करते हुए कि सुरक्षा जो आवश्यक है उसे रखते हुए आप ये अपना एजिटेशन करें, क्योंकि उनका ये प्रोटेस्ट जो है वो भी उतना ही आवश्यक है जितना कोविड की लड़ाई। भाजपा केंद्रीय सरकार इधर उधर की बातें ना करके, बहानेबाजी ना करके, आरोपबाजी ना करके किसानों की समस्या को समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द जो 3 काले कानून हैं उनको वापस ले ले। और अगर कल किसान धरना दे रहे हैं तो भाजपा केंद्रीय सरकार को चाहिए कि धरना प्रोटेस्ट साइड पे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। किसानों के कोरोना काल में विरोध दिवस को कांग्रेस का समर्थन मिला तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपनी नाराजगी जाहिर की और इसके अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने तो चुनाव आयोग से कांग्रेस पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें उन्होंने 26 तारीख को ये घोषणा किया है कि पूरे देश में देशव्यापी जो है एक आंदोलन का रूप लेंगे, 26 तारीख को करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय है और सब इससे भी बड़ा निंदनीय है कि जो राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस है और तमाम समर्थन दे रही, कितनी गलत बात है कि कांग्रेस पार्टी तो खुद समाप्त हो चुकी है, वो अंतिम सांसें ले रही है, खुद आईसीयू में पड़ी हुई है और पूरे देश को भी आईसीयू में डालने के फिराक में है। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरे देश को जैसे खुद खत्म हो गई, पूरे देश को भी खत्म करना चाहती है। उधर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा और 12 पार्टियों के किसानों के विरोध दिवस का समर्थन करने को सियासी फायदा उठाने की कोशिश करार दिया। यही नहीं, उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर किसानों को भड़काने का भी आरोप लगाया। किसानों की डिमांड है किसान कानून, आप उस कानून को पढ़ लीजिए, उसके बारे में कुछ अगर पूछना तो पूछ लीजिए। ये किसानों को बोला गया है, उनके नेताओं को बोला, वो उस पर बात नहीं करते, कहते जी इसको वापस ले लो। भाई पहले बताओ तो सही ना इसमें कमी क्या है। आज पंजाब के किसानों को एमएसपी इतना मिला है जितना उनको कभी नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी आपको कहेंगे कि नहीं जी किसान बिल वापस कर लो, ये काला कानून है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर ये घुसाया गया कि यही काम करो। भाई सजेशन दो ना, आप सुझाव दो। किसानों के विरोध दिवस को देखते हुए हरियाणा के हिसार में दिल्ली को राज्य से जोड़ने वाले हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सरकार की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली में आंदोलन में शामिल हुए 2 किसानों की मौत कोरोना से होने का दावा किया जा चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में अगर किसान एक जगह जुटे तो जाहिर है ये कोरोना को न्योता देने वाला साबित होगा। एक बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,981 नए मामले आए, जबकि एक दिन में ही 157 लोगों की कोरोना से मौत हुई। जानकारी के मुताबिक एक दिन में करीब 12,000 लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट अब 94% से भी ज्यादा है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या वजह बताई गई कि इतनी तेजी से ये रिकवरी रेट और ग्राफ नीचे जाता जा रहा है पॉजिटिविटी का? देखिए बिल्कुल प्रशांत, सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि कोविड की जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से होता नजर आ रहा है और 24 घंटे में 3,981 केस आए। सरकार का ये कहना है प्रमुख सूचना का कि ट्रिपल टी फार्मूला, ट्रेस ट्रीट एंड ट्रीटमेंट, जो उनका ट्रिपल टी का फार्मूला है वो काफी कारगर साबित हुआ और 68,000 गाँव में जो उन्होंने अभियान चलाया जिसमें से 28,000 गाँव में एक भी केस नहीं मिले, तो ये सब जो नीतियां थी सरकार की वो कामयाब होती दिख रहे हैं और 157 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की तरफ से कहा गया है कि लगातार जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ रहा है और अब ये रिकवरी रेट 94.3% बढ़ गया। तो सरकार की जो TTT की जो नीति थी, आंशिक कोरोना कर्फ्यू की जो नीति थी कि लॉकडाउन से इसको कंट्रोल किया जाएगा, TTT का फार्मूला जो था कि 97,000 गाँव में टेस्ट किया गया, जिसके WHO ने भी तारीफ की, और 97,000 गाँव में से प्रशांत 28,000 गाँव ऐसे थे जहाँ एक भी केसेस कोविड के नहीं मिले। और TTT यानी ट्रीट, ट्रेस और ट्रीटमेंट के फार्मूले को सरकार ने साकार किया और यही वजह है कि ये केस कम हुए हैं। और यूपी में पॉजिटिविटी रेट 1.22 यानी 100 लोगों के अगर कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं तो 2 लोग भी नहीं, कोई एक आदमी कोरोना पॉजिटिव इसमें पाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर किए जा रहे कामों की समीक्षा के लिए गोंडा और आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड सेंटर का दौरा किया और टेस्टिंग, वैक्सीनेशन के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। इसके साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी टीम के लोगों के साथ भी बातचीत की, उन्हें जरूरी निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने समीक्षा बैठक भी की है, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की बात की जा रही है। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि कोरोना मरीजों को लेकर किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। हम लोगों ने थर्ड वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। पीएससी, सीएससी और हेल्थ सेंटर को विकसित करने के साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराएं, एक एक हॉस्पिटल को गोद ले लें। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे कई और जिलों का दौरा कर रहे हैं, किस तरह की समीक्षा वो कर पा रहे हैं और जो स्थिति है जमीनी स्तर पर वो क्या बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, मुख्यमंत्री के ग्राउंड जीरो पर उतरने का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में कोविड और तेजी से कंट्रोल हुआ है। पिछले 15 दिनों में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगभग 14 मंडल यानी 60 से अधिक जिलों की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले चुके हैं। आज भी वो गोंडा मंडल, देवीपाटन मंडल, आजमगढ़ और बनारस, और सुबह कल मिर्जापुर जाएंगे और कल दोपहर गोरखपुर। तो कहीं ना कहीं जब वो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से बात करते हैं कि दवा मिली कि नहीं मिली, किट मिली कि नहीं मिली, अधिकारी आए कि नहीं आए, गरीबों से बात करते हैं कि आपको राशन मिला कि नहीं मिला, अस्पतालों में जाकर कोविड वार्ड में मरीजों से बात करते हैं। तो उनकी ग्राउंड जीरो पर उतरने की वजह से अधिकारियों में जो तेजी आई और लोगों को लग रहा कि सीएम हर बात की समीक्षा कर रहे हैं, ऑक्सीजन से लेकर बेड से लेकर दवा तक, और खुद हर जिले में जा रहे हैं। तो उसका असर आपको दिखाई दे रहा है। और उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी कहा कि एक एक अस्पताल आप लोग गोद लीजिए, एक एक गाँव आप लोग गोद लीजिए और इसको तेजी से कंट्रोल करिए, क्योंकि हमें तीसरी लहर से भी बचना है और दूसरी लहर को समाप्त भी करना है। तो उसका असर ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है प्रसाद। और इसी कड़ी में गोंडा और आजमगढ़ के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब बात कोरोना काल में बेगुनाह लोगों पर हेकड़ी दिखाने वाले अफसरों की भी। कोरोना काल में अफसरों और पुलिस वालों की हेकड़ी की खबरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है और इसी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर तो है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां डीएम ने बीच सड़क पर एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। घटना 22 मई की। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर की, जहां एडीएम ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जूते की दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को चांटा मार दिया। यह घटना भी 22 मई की बताई जा रही है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है। यहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान 2 पुलिस वाले सब्जी बेचने वाले की पिटाई करने का आरोप पुलिस वालों पर लगा है। सीसीटीवी वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है और अब क्राइम ब्रांच भी उस मामले में जांच पड़ताल आगे करेगी। मध्य प्रदेश के एक अफसर की हेकड़ी की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही सामने आई है। कोरोना काल के दौरान लगातार अफसरों की इस तरह की हेकड़ी की खबरें सामने आई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक लड़के की पिटाई का मामला सामने आया डीएम की ओर से। तो अब मध्य प्रदेश के शाजापुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। यह घटना 22 मई की है। लड़के को थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में अधिकारी मंजूषा विक्रांत राय ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जूते की दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को थप्पड़ मार दिया और ये कैमरे में कैद। पढ़ा के घर आ रहा था तो जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा
वैसे ही कुछ पुलिस वाले आते हैं और मेरी शटर पूरी डाउन होने के बावजूद भी उसको खोलते हैं, और खोलने के बाद जो एडीएम मैडम है हमारी, वो मुझे चाटा भी मारती है और एक पुलिस वाले ने मुझे लड़ भी मारा। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक मस्जिद के इमाम के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के लिए क्या हो रहा होगा। लेकिन इसके बाद न्यूज़ 18 से बातचीत में शाहजहाँपुर के डीएम दिनेश जैन ने इस पूरी मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया। लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी को मारपीट करने या किसी इस तरह की चीजें नहीं हो, उनको समझाइश देके और पालन कराया जाए, ये निर्देशित किया गया है। तो अभी घटना ही है, उसको जांच कराएंगे कि क्या है उसमें, है ना, ये क्यों हुआ है, इस तरह का जो कंप्लेंट है उससे जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ से भी ऐसी खबरें आई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम पर एक लड़के की पिटाई के अलावा 13 साल के बच्चे को डंडे से पिटवाने का भी आरोप लगा है। इस बच्चे के पैर में गंभीर चोट भी आई। ये घटना उस वक्त है जब वो बच्चा दवा लेने के लिए दुकान पर गया था, तभी डीएम की गाड़ी वहां आकर रुकी और फिर बच्चे से उसके सामने ही पिटाई शुरू कर दी गई। बताया गया कि बच्चे ने माँ बाप को कोरोना की वैक्सीन का दूसरा डोज लगने की बात भी बताई और इसी वजह से उन्हें दर्द हो रहा था, जिसके लिए वो दवा लेने बाहर निकला था। ये घटना भी उसी दिन की बताई जा रही है जिस दिन डीएम ने हेकड़ी दिखाते हुए एक लड़के को सरेराह थप्पड़ मार दिया था, उसका मोबाइल सड़क पर पटक दिया था। इस मामले में बच्चे के पिता ने अब डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कही है। इतना ही नहीं, एनसीपीसीआर ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और डीएम पर इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मैं मेडिकल स्टोर गया था, तो वहाँ पर मैं मेडिकल लिया तो कलेक्टर अंकल साहब आ गए, तो बोले कि क्या कर रहे हो। मैं बोला कि अंकल दवाई लेने आया हूँ, तो उतना ही मैं अपने गार्ड को बोले कि डंडा निकालो। डंडा निकालने के बाद एक डंडे यहाँ पर मारे ज़मीन पे, पैर पे। अभी दर्द दे रहा है, वो कट गया है। और बेचारा दवाई लिया है और दवाई लेके निकला है दवाई स्टोर से, और वो तुरंत गाड़ी आके रुका है। कलेक्टर साहब उतरे हैं, उतरने के बाद इसको रुकोए हैं, बुलाए हैं कि रुको इधर आओ। तो चला गया मेरा बेटा, तो बोलता है क्यों, क्या कर रहे हो। तो बोले दवाई लेने आया था अंकल, ये दवाई लेकर के जा रहा हूँ। जबकि उसको दवाई भी दिखाई कि दवाई लेकर जा रहा हूँ। तो बोले चलो इधर किनारे खड़ा हो, और डंडा गाड़ी से निकलवाए हैं गार्ड से, और देख उसके पैर के नीचे मारे हैं, पूरा लाल हो गया है उसका पैर, लंगड़ कर चल रहा है। मैं इलाज करवाना चाह रहा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते मैं नहीं निकला घर से कि आज और कल नहीं जाऊँगा, मैं परसों सोमवार को एक्सरा करवाऊँगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए वहां की 146 हस्तियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इन लोगों में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, एम्बेसडर, पुलिस और सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। इस चिट्ठी में इन हस्तियों ने चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा पर चिंता जताते हुए पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाने की भी मांग की गई है। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, ये चिट्ठी से किस तरह से आशय सिद्ध भी होगा, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद इन हस्तियों ने की है राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए? देखिए 150 से ज़्यादा हैं और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, जिसमें रिटायर्ड जजेस भी हैं, रिटायर्ड राजदूत भी हैं, जो एम्बेसडर्स विदेशों की धरती पर रहे हुए हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड। इन तमाम लोगों ने बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है उस पर इन लोगों ने चिंता जताई है और कहा है कि भारत के लोकतंत्र में ऐसे बदले की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। भारत की धरती को उन्होंने पुण्य भूमि यानी लैंड ऑफ ब्लेस्ड कहते हुए ये याद दिलाने की कोशिश की है कि यहाँ अहिंसा के रास्ते पे चल के ही पीसफुल, शांति से एक दूसरे के साथ रहा जा सकता है, और इसमें जो पश्चिम बंगाल की सरकार है इसमें विफल रही है। इसलिए इसकी पूरी जांच करवाई जाए, एक एसआईटी बनाई जाए, वो भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में। और हालांकि और दूसरी जो मांग की उन्होंने कि ये बंगाल सीमावर्ती संवेदनशील इलाका है, तो कई केसेस की हैंडलिंग बहुत अच्छी तरह से जरूरी है, इसलिए कई केसेस को एनआईए को भी सौंपा जाए। तो ये कुल दो मांगे हैं, एसआईटी की जांच और एनआईए को कुछ केसेस को सौंपना और हिंसा पर चिंता जताना। ये इंटेलेक्चुअल्स और जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनकी मांग है राष्ट्रपति से। और उम्मीद ये कि एसआईटी से जांच करवा के उन्हें न्याय दिलवाया जाए। रहे तो इसको हम ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड या पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, और अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है।
तो ये समझना ज़रूरी है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के बाद भी 12 हफ्ते तक काफ़ी लक्षण रह सकते हैं और उनको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। उनमें कॉमन सिम्टम्स तो हम यही जानते हैं कि कई लोग हैं जो रिकवर हो जाते हैं लेकिन कहते हैं कि सांस की तकलीफ अभी भी है, लंग फंक्शन उनके नॉर्मल है, लंग की कैपेसिटी भी ठीक आती है, लेकिन वो थोड़ा भी चलते हैं तो उनको लगता है कि खुल के सांस नहीं ले पाते, चेस्ट में टाइटनेस रहती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको खांसी कब रहती है, हफ्तों भर खांसी रहती है कोविड के बाद, और कई छाती में दर्द या घबराहट या कहते हैं पल्स ज़्यादा रहने के लक्षण रहते हैं। ये सब लक्षण जो हैं ये पोस्ट कोविड या कोविड इन्फेक्शन के बाद भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसके कारण रह सकते हैं। एक कॉमन सिंड्रोम जो है वो भी कॉमन है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये भी कई लोगों में है जिसमें थकावट, फटीग, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सोजिश लगना, सुबह उठ नहीं पाना या सिर में दर्द रहना, कई हफ्ते ये रह सकता है, जिसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक और सिम्टम है जिसका नाम जनरल सोशल मीडिया में ब्रेन फॉग दिया गया है, जिससे जो कोविड से लोग रिकवर कर जाते हैं कभी कभी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, काम करने में उनको दिक्कत होती है कई हफ्तों तक, और कई दफ़ा इंसोम्निया होता है कि सो नहीं पाते या डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इसके लिए रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है, और जैसे हमारा रिकवरी रेट ज़्यादा होगा, केसेस ज़्यादा रिकवर करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि मेडिकल कम्युनिटी जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी पोस्ट कोविड क्लिनिक्स को डेवलप करें जहाँ पे रिहैबिलिटेशन हो। एक जो हमने लास्ट टाइम पाया था कि अगर हम लोगों को योगा कराएं तो उससे जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग भी आती है, और एक्सरसाइजेज करने से लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है और ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग इज़ देयर। तो मैं यही स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट बढ़ेगा तो हमारे पोस्ट कोविड के पेशेंट्स भी बढ़ना शुरू होंगे, एंड वी शुड प्रिपेयर सो दैट वी आर एबल टू मैनेज देम। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी बताया गया कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में अब केसेस देखे जा रहे हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की गाइडलाइंस बनाए जाएँ, ट्रेनिंग की जाए। इस पे भी काम किया जा रहा है कि सिंड्रोमिक अप्रोच हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट के यूज़ हो जो लोग घर पे कर सकें। अगर किसी को भी लक्षण हो जो कोविड के हों गांव में, तो उनको एकदम आइसोलेशन का एडवाइस किया जाए। उनका अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाए तो वो करके, अगर आइसोलेट वहाँ नहीं कर सकते तो कोविड केयर सेंटर में उनको आइसोलेट किया जाए जिससे बीमारी आगे ना फैले, और एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे वो ट्रीटमेंट वहाँ उनका प्रॉपरली हो पाए, प्रॉपर कंसल्टेशन हो पाए विद यूजिंग टेली कंसल्टेशन, जिससे साथ में जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है वहाँ से संपर्क करके ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर दिया जाए। और इसमें काफ़ी हद तक हर एक एरियाज़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की जा रही है एट रूरल लेवल, एट प्राइमरी लेवल, बोथ इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे पूरी तरह से दवाइयों का अरेंजमेंट हो, ऑक्सीजन की अरेंजमेंट हो, जिससे जैसे जैसे अगर वहाँ केसेस बढ़ते हैं तो वी आर रेडी टू मैनेज देम। तो ये 3-4 चीज़ों पे मैं कुछ बात करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच।